हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। Deep. हेलो बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैक्सिमम रिएक्शन कर ली थी, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव ये सब किया था ना। सर हाँ सर सर हमारी हमारे को थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। हाँ बेटा, बोलो एक बार। हमारी सर थर्मोडायनेमिक्स चल रही है। थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। नहीं, आपका 11th का क्लास है आज। यस सर। Yes, sir. एक मिनट। अच्छा, आपका 11th का वाला क्लास है आपको, है ना। ये तो 12th का था। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। आपका थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है ना। यस सर। यस सर। आपका क्लास तो बहुत दिनों बाद आया है मेरा आज। यस सर। तो कहाँ चल रहा था बेटा, थोड़ा सा बताओ मुझे। सर थर्ड लो हो गया था और एंट्रोपी चेंज ये सब हो गया था। एंट्रोपी चेंज वाले सारे क्वेश्चन कर लिए थे हमने ना। क्वेश्चन नहीं सर, आपने वो बताया था कि अलग अलग कंडीशन में क्या होगा एंट्रोपी, जैसे जैसे आइडियल मैंने गैस में क्या होगा ऐसे। मैंने जैसे आइडियल गैस में एक इक्वेशन बताएगा, एस इज इक्वल टू एन सी वी डेल टी यस लॉग, सर। हाँ। है ना, वो हो गया था। यस सर। और फिजिकल, अगर कोई फिजिकल चेंज होता है तो वो बता दिया था बेटा। एंट्रोपी चेंज कोई फिजिकल चेंज होता है तो। नो सर। सिर्फ गैसीय स्टेट में बताया था कि लास्ट में। सर बस लास्ट में आइडियल गैस के लिए बताया था, इक्वेशन बताया था बस, उसके चलो बाद मैं कुछ नहीं। दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ बेटा, देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें एंट्रोपी चेंज निकालना पड़े फॉर आइडियल गैस, तो मैंने कहा था कि इक्वेशन यूज कर लिया करो आप। एस इज इक्वल टू, मैंने एक फार्मूला बताया होगा बेटा आपको, एन सी वी नेचुरल लॉग टी प्लस एन आर नेचुरल लॉग वी प्लस कांस्टेंट। या ये बताया होगा या फिर ये बताया होगा, एन सी पी नेचुरल लॉग टी माइनस एन आर लॉग पी प्लस कांस्टेंट। और मैंने बोला कि जो भी कंडीशन चेंज हो रही है, सपोज टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो इफ देयर इज चेंजिंग इन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो फार्मूला क्या बना लोगे बेटा आप, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी नेचुरल लॉग वी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर नेचुरल लॉग वी टू अपॉन वी वन। और इसमें अगर आप कंडीशन दे रखी हो, सपोज दो टाइप की कंडीशन, अगर हो आइसोथर्मल, अगर आइसोथर्मल होगा तो टी वन इज इक्वल टू टी टू कॉन्स्टेंट होगा, तो फिर डेल्टा एस इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा बेटा एन आर नेचुरल लॉग वी टू अपॉन वी वन। क्लियर। और अगर आपको ये दे दे कि आइसोकोरिक है बेटा, अगर आइसोकोरिक है तो फिर डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज जो आएगा वो आ जाएगा एन आर, नहीं एन सी वी क्योंकि कोरिक है। अगर कोरिक है तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, वी वन इज इक्वल टू वी टू हो गया बेटा एन सी वी नेचुरल लॉग टी टू अपॉन टी वन। ऐसे ही अगर आपको टी और प्रेशर चेंज हो रहा हो, इस केस में इफ देयर इज
चेंजिंग इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन फार्मूला क्या हो जाता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी नेचुरल लॉग T2 अपॉन T1 माइनस एन आर नेचुरल लॉग P2 अपॉन P1। यहाँ तो बेटा आपसे थियोरेटिकली ये एक्सप्रेशन ही पूछेगा, जो मैं लिख रहा हूँ ये वाला एक्सप्रेशन ही पूछेगा, यहाँ फिर कंडीशन लगाएगा। अगर इस कंडीशन में आपको बोल दिया आइसोथर्मल, तो फिर फार्मूला हो जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस एन आर नेचुरल लॉग टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया P2 अपॉन P1। या फिर अगर वो कहेगा आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाए, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी नेचुरल लॉग T2 अपॉन P1, ये यूज कर लेंगे बेटा। तो जैसी कंडीशन वैसा, हमेशा याद रखना है कि अगर आपको गैस दे रखी है और आइडियल गैस दे रखी है, ज्यादातर तो बेटा एक्सप्रेशन पूछता है मेडिकल वालों से, लेकिन फिर भी कभी अगर न्यूमेरिकल पूछ भी ले, अगर कभी आपसे ऐसा पूछ भी ले, देन आपने ऐसे कर देना फिर इसको। क्लियर? यस सर, ये हो चुका था। ये हो चुका था ना। अब मैं आज क्या कराता हूँ, इस पर आपको कुछ प्रॉब्लम देता हूँ बेटा। इस पर हम क्या करते हैं कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर कैसे डिस्कस करेंगे बेटा, हम देखो। सर सर आप म्यूट हो गए हो। हाँ बेटा आ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन में निकाल रहा हूँ, क्वेश्चन निकाल रहा हूँ आपको करवाने के लिए एक बार, है ना। ओके सर। ओके सर। ये देखो बेटा, एंट्रोपी पे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। सपोज मैंने ये प्रॉब्लम दिया आपको, प्रिडिक्ट which of the
following reaction has a negative entropy change. ये प्रॉब्लम दिया बेटा मैंने आपको, और क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। फर्स्ट CH3 gaseous plus 2O2 gaseous, CO2 gaseous और 2H2O लिक्विड। पहला ऑप्शन है बेटा ये आपके पास। दूसरा ऑप्शन मैंने दिया आपको NH3 gaseous, HCl gaseous और NH4 Cl गैस सॉलिड। थर्ड दे दिया बेटा मैंने आपको 2KCl O4 सॉलिड, हीट किया, 2KClO3 सॉलिड प्लस O2 गैसेस। ऑप्शन दे दिया आपको थर्ड ओनली, सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड डी वाला ऑप्शन जो होगा बेटा वो होगा फर्स्ट ओनली। देखो क्या आंसर हो सकता है इसमें आपका कि प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट हैज ए नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, मतलब एंट्रोपी घट किस में रही है, कम किस में हो रही है बेटा। देखो पहले वाले ऑप्शन में CH3 और 2O2 3 मोल ऑफ गैसियस, और बाद में बन रहा है 1 CO2 बन रहा है, 2H2O लिक्विड बन रहे हैं, है ना। तो गैस के पार्टिकल तो कम हो गए ना। पहले कितने थे बेटा, रिएक्टेंट साइड में देखो गैस के मॉलिक्यूल कितने थे, टोटल 3 मोल, 3 थे, लेकिन बाद में गैस के कितने हो गए, 1 मोल, तो एंट्रोपी कम हो गई, कम हो गई। एंट्रोपी डिक्रीज होगी। सेकंड वाले में देखो NH3 गैसियस, HCl गैसियस, NH4Cl गैसियस, तो इसका मतलब गैसियस पार्टिकल पहले कितने हो गए, 1 और 1 2, है ना। बाद में सॉलिड बन गया तो अगेन नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल कम हो गए, तो एंट्रोपी कम होगी बेटा। वो थर्ड वाले में देखो KClO4 सॉलिड, और बाद में बना है 2KClO3 गैसियस और O2 गैसियस, तो इस बार तो गैसियस बन गया बेटा, पहले तो थे ही नहीं, पहले तो सॉलिड था सिर्फ, बाद में गैसियस बन गए, तो यहाँ पर एंट्रोपी पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई। तो घटी किसमें बेटा, पहले और दूसरे में, तो आंसर क्या दे देंगे हम लोग, थर्ड ओनली नहीं हो सकता बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड हो गया बेटा, तो इसका मतलब सी ऑप्शन होगा। इन केसेस के अंदर हमारा एंट्रोपी डिक्रीज हुआ है। क्लियर। पहले वाला क्वेश्चन तो बड़ा इजी सा किया हमने भाई, सिंपली देखना है कि एंट्रोपी बढ़ना है, जितना रेंडमनेस बढ़ेगा, गैसियस स्टेट बढ़ेगी, तो उतना एंट्रोपी इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर बेटा, चलो आगे। यस सर। फिर देखो सपोज मैं अब दूसरे टाइप की प्रॉब्लम बनाता हूं। when 2 mole of an ideal gas इसमें दे दिया CPM 5/2R heated from
300 Kelvin to 600 Kelvin at constant pressure. At constant pressure, the change in entropy delta S is equal to कितना होगा बेटा? कैसे सोल्व करोगे बेटा? देखो क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले क्या चेक करोगे, आपको क्या दे रखा है? आइडियल गैस दे रखा है बेटा। आइडियल गैस दे रखा है तो इसके अंदर और चेंज किस में हो रहा है? एक तो टेम्परेचर में चेंज है और प्रेशर की बात हो रही है। तो इक्वेशन क्या थी, सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? जो प्रेशर और टेम्परेचर जिसमें आया था वो वाला एक्सप्रेशन उठाओगे बेटा आप। S इज इक्वल टू एन सी पी नेचुरल लॉग टी माइनस एन आर नेचुरल लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट, ये वाली इक्वेशन उठाओगे बेटा। Yes, अब sir. चेंज देखना है तो डेल्टा एस टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा तो एन सी पी नेचुरल लॉग टी टू अपॉन टी वन माइनस एन आर नेचुरल लॉग पी टू अपॉन पी वन बेटा हो जाएगा। लेकिन अब की बार देखो प्रेशर कांस्टेंट, तो P1 इज इक्वल टू P2, तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि नेचुरल लॉग 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फार्मूला सिर्फ कितना रह गया मेरे पास? डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी नेचुरल लॉग T2 अपॉन T1, ये वैल्यू पुट कर देते। देखो n का मतलब 2 मोल, 2 आ गया। Cp की वैल्यू दे रखी है, नेचुरल लॉग 600 अपॉन 300 लॉग 2, नेचुरल लॉग को ओपन कर देते हैं, 2.303 आगे लग जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2.303 5 आर लॉग बेस 10 2, यहां से वैल्यू बेटा सोल्व कर लोगे आप। 2.303 5, जिस यूनिट में आर चाहिए उसमें रख दो, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 कर लोगे, हो जाएगा। Yes, sir. माइनस एन आर एल एन Yes, पी वन कैंसिल क्यों? क्योंकि प्रेशर बेटा कांस्टेंट, तो जितना P1 प्रेशर उतना P2 प्रेशर, P1 P2 बराबर है तो नेचुरल लॉग 1, नेचुरल लॉग 1 की वैल्यू 0 हो जाती है बेटा। अच्छा ओके सर। सर ये जो प्लस में सी लिखा हुआ है ये कहाँ से ला? ये तो बेटा वो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लिमिट नहीं लगाते हो, जैसे टी सिर्फ टी लिखा या सिर्फ पी लिखा तो आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ये तो मैथमेटिक्स की भाषा है ये तो। अगर टी आपने लिमिट लगा दी T2 अपॉन T1 तो सी हट जाएगा बेटा। क्लियर? यस सर। आगे चलें बेटा। Yes, sir. सपोज इसी प्रॉब्लम को, एंट्रोपी चेंज को हम ऐसे कर लेते हैं, हम ये कह देते हैं कि इन अबो एग्जांपल या इन अबो प्रॉब्लम डेल्टा एस नॉट gas if process is carried out at constant volume सपोज ऊपर वाली प्रॉब्लम ने कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर दी बेटा, तो देखो अब वॉल्यूम और टेम्परेचर वाला फार्मूला क्या था हमारे पास, सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं? S इज इक्वल टू एन सी वी नेचुरल लॉग टी प्लस एन आर नेचुरल लॉग वी प्लस कांस्टेंट। सोल्व करोगे तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी नेचुरल लॉग लिमिट लगा दो T2 अपॉन T1 प्लस वॉल्यूम में लेना है तो एन आर नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। अब V1 इज इक्वल टू V2,
क्यों? क्योंकि क्या बता रखा है उसने, कांस्टेंट वॉल्यूम कह रखा है। ये कैंसिल, फार्मूला क्या रह जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी नेचुरल लॉग T2 अपॉन T1 बेटा। एन 2 मोल था, सीवी, सीवी क्या होता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू होता है आर। तो सीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी प्लस आर, है ना। सीपी की वैल्यू तो डायरेक्ट दे रखी थी 5.2 आर, हाँ माइनस आर, माइनस आर, प्लस नहीं माइनस, माइनस आएगा ना, सी वी इधर चला जाएगा, आर इधर चला जाएगा, तो 5/2 और आर 5/2 आर, और मैं आर माइनस कर दो तो 3r/2 आ जाएगा बेटा। तो yes sir, 3r/2 नेचुरल लॉग, ये 2 से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, नेचुरल लॉग को सोल्व करेंगे तो 2.303 आ जाएगा बाहर, इंटू 3r, लॉग 10 की वैल्यू 2 आ जाएगी, सोल्व करोगे तो 2.303, 3r लॉग 2 की वैल्यू 0.3, r की यूनिट में जो आंसर निकालना हो निकाल लेंगे। तो सारे क्वेश्चंस आपके अगर गैसीय स्टेट आ गई है तो उसी फार्मूले से होंगे बेटा, जो आपको अभी प्रॉब्लम फार्मूला मैंने बताया। क्लियर? yes sir, कोई डाउट? नो सर। तो एंट्रोपी चेंज आप ऐसे निकाल सकते हो, गैसीय स्टेट के अंदर बेटा आप निकाल सकते हो। सर वो एन आर एल एन V2 अपन में V1 कैंसिल हो गया तो सर 1 बचाना उधर। एन आर नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1, मतलब V1 इज इक्वल टू V2, मतलब नेचुरल लॉग 1, नेचुरल लॉग 1 की वैल्यू तो 0 होगी ना बेटा, ओके सर। तो हट जाएगा ना, वो कैंसिल ही ओके हो गया, सर। वो हट गया, 0 हो गया। क्लियर? यस सर। सपोज बेटा मैं इस क्वेश्चन को फिर चेंज करूंगा, आपको हर एक कंडीशन जो है क्लियर कट पता होनी चाहिए कि भाई ऐसा करेंगे तो क्या होगा। सपोज मैंने ये प्रॉब्लम दे दिया आपको, इफ 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas Cp की वैल्यू दे दी बेटा, is expanded isothermally at 300 Kelvin until its volume is tripled. Then change in entropy of gas. गैस इज, देखो मोल दे रखा है 1, आइडियल गैस सीपी की वैल्यू दे दी, एक्सपेंशन दे रखा है, आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर चेंज, इट्स वॉल्यूम इज ट्रिपल्ड, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर वाला फार्मूला हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, S इज इक्वल टू एन सी बी नेचुरल लॉग टी प्लस एन आर नेचुरल लॉग वी। आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये हट जाएगा बेटा, नेचुरल लॉग T1 इज इक्वल टू T2, T1 इज इक्वल टू T2 इक्वल है, तो नेचुरल लॉग 1 की वैल्यू है तो कैंसिल हो जाएगा ये। yes sir, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या रह जाएगा बेटा, एन and आर R ln नेचुरल of लॉग V2 V2 अपॉन upon V1, सोल्व कर लेंगे तो 2.303, एन आर
log बेस 10 आ जाएगा V2 अपॉन V1, वो सोल्व कर लेंगे बेटा। 2.303, n की वैल्यू दे रखी है 1 मोल, r की टर्म में आंसर निकालेंगे। log V2 कितना किया, ट्रिपल, तो 3V अपॉन V, log 3 की वैल्यू पुट कर देंगे 0.47, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? Yes. सर लॉग वैल्यू क्या थी? सर लॉग 3 की वैल्यू देखो ये याद कर 0.4। लो, log 2 की वैल्यू कर लो 0.3, log 3 की वैल्यू 0.48 कर लो बेटा, log 4 की वैल्यू 0.6 कर लो, log 5 की वैल्यू 0.7 कर लो। एटलीस्ट ये याद कर लो 3-4 वैल्यू। सर ये जो CP के साथ M लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? मोलर, मोलर वॉल्यूम है ना बेटा, m का मतलब मोलर, ओके सर। 1 मोल गैस। क्लियर? यस सर। यस सर। सपोज बेटा मैंने आपको सर एक बार एग्जांपल, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, वो लॉग टेबल देखने के लिए। हो गया सर। देखो बेटा फिर प्रॉब्लम थोड़ा चेंज कर देता हूँ, एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं फिर हटाते हैं इस टॉपिक को। सपोज 1 मोल when 1 mole of an ideal gas is compressed to half of its initial volume and simultaneously का मतलब समझते हो बेटा, एक साथ, एक साथ। Yes, sir. and simultaneously heated to twice initial temperature. The change in entropy of system. Okay. देखो बेटा आइडियल गैस है और वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हो, तो क्या फार्मूला यूज करोगे बेटा कि एंट्रोपी इज इक्वल टू, वॉल्यूम चेंज है तो NCV log T प्लस NR log V यूज कर सकते हैं, प्लस कांस्टेंट। Yes. अब एक्सप्रेशन बनाएंगे, एंट्रोपी चेंज निकालेंगे बेटा, डेल्टा S इज इक्वल टू NCV नेचुरल log T2 अपॉन T1 प्लस NR नेचुरल log V2 अपॉन V1। सोल्व करेंगे बेटा, नेचुरल log घटाएंगे तो 2.303, मोल 1 दे रखा है, CV आइडियल गैस है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ दे रखा होगा, CV 3R/2 हो जाएगी, कुछ नहीं है तो मोनोएटॉमिक लेके सोल्व कर दो। लॉग टेम्परेचर हो गया ट्वाइस 2T अपॉन T प्लस N 1 मोल R और 2.303 ये भी लग जाएगा, लॉग वॉल्यूम V2 अपॉन V1
पहले वाला v था तो दूसरे वाला हाफ हो गया तो v/2 हो गया, 1/2 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा बेटा, जो कॉमन है वो बाहर ले लो। डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 आर तो कॉमन है, इधर रह गया 3/2 log 2 प्लस ये कॉमन हो गया log v1/2 माइनस हो गया, ऊपर चला जाएगा तो log 2 ये भी हो जाएगा। तो सोल्व कर लेंगे, कर लोगे? Yes. सर सर ये log 2 कैसे हो गया? ये आ गया ना r.3.303 तो सोल्व हो गया आपका, कॉमन हो गया ये वाला, ये तो यस आगे सर। चला गया। अंदर रह गया प्लस 1/2, अगर प्लस को माइनस कर दूं तो लोग ऊपर चला जाएगा ना, लोग की प्रॉपर्टी होती है। लोग 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, अगर प्लस को माइनस कर दूंगा तो 1/2 को लोग 2/1 लिख सकता हूँ। ओके सर। सर हम्म, सर आपने मोनोटॉमिक लेकर क्यों करा है सॉल्व? क्योंकि ऊपर उसी की वैल्यू दी थी ना, उसने सीपी की वैल्यू दी थी 5r/2, यस सर। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया ना हमने, 5r/2 है तो सीवी ओके एक सर। आर कम हो जाएगा 3r/2। यस ओके सर। वैसे हमें क्वेश्चन में गिवन होगा ना मोनोटॉमिक क्या है? हाँ, गिवन नहीं हो तो सीवी सीवी की टर्म में निकाल लेना बेटा, नहीं हो तो सीवी की टर्म हाँ में। कुछ तो गिवन होगा ना, सीपी या सीवी हाँ, की वैल्यू, कुछ ना कुछ, हाँ उससे बिल्कुल पता बेटा, चल जाएगा। उससे आइडिया हो जाएगा। यस चलो बेटा आगे। यस सर। अब देखो, मैंने आपको एंट्रोपी कैलकुलेशन गैसेस के डिफरेंट केसेस लगाए कि भाई टेम्परेचर चेंज हो रहा है या कोई और चेंज हो रहा है, लेकिन अगर एंट्रोपी चेंज कैलकुलेशन फॉर एनी फिजिकल स्टेट निकाल सकते हो आप। एंट्रोपी चेंज कैलकुलेशन इन एनी फिजिकल स्टेट, जरूरी नहीं आप गैस में निकालोगे बेटा, आपके पास अगर कोई और भी फिजिकल स्टेट है तो उसमें निकाल सकते हो। जब भी आपका एंट्रोपी चेंज, जैसे फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो फेज चेंज की डेल्टा एच, जो फेज चेंज है, ट्रांजिशन है, जो भी किसी फेज चेंज में डेल्टा एच लग रहा है बाई टी इंटू नंबर ऑफ मोल कर देना। जैसे एज एग्जांपल मान लो मैं कह दूं आपको H2O, लिक्विड से वेपर कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर और 1 atm प्रेशर पर, तो आप इसके लिए एंट्रोपी चेंज निकालना चाहते हो, तो एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा एस। डेल्टा एच किस चीज की, वेपोराइजेशन की, डेल्टा एच वेपोराइजेशन, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई जिस टेम्परेचर पर हो रहा टी इंटू जितने नंबर ऑफ मोल हो उतने यूज कर लेना, तो एंट्रोपी चेंज फॉर फेज चेंज आ जाएगा। ऐसे ही आप वेपोराइजेशन क्या किसी और के लिए भी कर सकते हो आप। क्लियर? सर ये डेल्टा एच का समझ में नहीं आया, डेल्टा एच फेज चेंज हुआ है। भाई डेल्टा एच, हमें डेल्टा क्यू रखते थे ना, क्यू, भाई बेसिक डेफिनेशन क्या था डेल्टा एच का, किसी भी डेल्टा एच का, तो क्यू बाई टी होता था ना। यस सर। क्यू का मतलब है हीट चेंज है। जब आप फेज चेंज करोगे तो फेज चेंज में लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो लिक्विड में वेपर करने में जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा वही तो लेना पड़ेगा आपको। यस। क्यू की जगह क्या रख दोगे आप इस केस में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपोराइजेशन रख दोगे। सर इसकी वैल्यू गिवन होगी? हाँ बेटा, गिवन होगी आपको। क्लियर?
Yes, sir. यस सर। मान लो फेज चेंज नहीं दिया उसने, टेम्परेचर चेंज दे दिया, लिक्विड है, सॉलिड है, कुछ भी है, गैस नहीं है, कोई भी है, आपको टेम्परेचर चेंज से कर दिया, टेम्परेचर चेंज। तो हमें तो बेसिक फार्मूला क्या पता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी या डेल क्यू बाई टी, कुछ भी कह दो। तो आपको पता होगा कि डी क्यू जो कर रहे हो आप, डी क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल टी हो सकता है। अगर सी नहीं बताया हमें कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट टेम्परेचर, कोई सा भी है, अगर कांस्टेंट प्रेशर हो तो एनसीपी डेल टी, और कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो एनसीवी डेल टी। तो अल्टीमेटली हम तो ये कह सकते हैं ना कि डेल्टा एस जब टेम्परेचर चेंज है तो हम क्या निकाल निकाल सकते हैं भाई, इसको ऐसे सोल्व करते हैं एक्चुअल में। देखो मैं डेरिवेशन बताता हूँ। आप ये कहते हो, आप ये कहते हो डी एस चेंज होगा, एंट्रोपी चेंज डी क्यू बाई रिवर्सिबल बाई टी। अब सपोज आपको ये सोल्व करना है, तो आप क्या करोगे, कहोगे इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका करते हैं जो इंटीग्रेशन डेल्टा एस का, इधर डी क्यू की वैल्यू रखोगे कोई ना कोई, सपोज आपने रख दी एन सी डी टी अपॉन टी, तो इसका इंटीग्रेशन टोटल करोगे तो डेल्टा एस आ जाएगा बेटा। एन और सी कॉमन है, डी टी अपॉन टी का नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग टी जो लिमिट है, टी वन से सपोज टी टू लिमिट है तो लिमिट लग जाएगी टी वन से टी टू, तो फार्मूला वही आ जाएगा एन सी नेचुरल लॉग टी टू अपॉन टी वन। जो गैस सिस्टम में फार्मूला किया था वही फार्मूला यूज हो जाएगा, एन सी नेचुरल लॉग टी टू अपॉन टी वन। नेचुरल लॉग को सोल्व कर लेना, सी आपको दे रखा होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो सी भी यूज करना बेटा, कांस्टेंट प्रेशर पे है तो सीपी यूज करना। क्लियर? सर लेकिन जो एनसी डेल्टी का सिर्फ गैसेस के लिए डिफाइन था ना ये तो। नहीं, ये सर अब आप किसी भी आप टेम्परेचर चेंज देख रहे हो, तो चाहे लिक्विड का हो चाहे गैस का हो, किस सबके लिए लगा दोगे आप, टेम्परेचर चेंज किसी में भी हो रहा हो तो ये यूज कर सकते हैं। ओके सर। यस सर, ये आपने बताया था टेम्परेचर चेंज होगा तभी यूज होगा हाँ, ये। टेम्परेचर फिजिक किसी का भी हो सकता है ना, लिक्विड का भी, गैस का भी, सॉलिड का भी, किसी का भी टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फार्मूला ये लगा देंगे एन सी नेचुरल ऑफ टी टू अपॉन टी वन। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होगा तो सी भी लगा देंगे, नहीं तो सी भी लगा देंगे। क्लियर? यस सर। तो ये बेटा हम ऐसे ही, मैं एक नोट और लिख देता हूँ, अगर आपको गैसेस मिक्स, पहले ये सिलेबस में था, अब तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं, और आपको गैसियस मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस, आपको मैंने गैसेस दे दी बहुत सारी आइडियल, तो उसमें एंट्रोपी चेंज निकालना है, डेल्टा एस टोटल निकालना है। फार्मूला यूज करोगे समेशन माइनस एन आर नेचुरल लॉग एक्स, इंडिविजुअल का एन, एन नंबर ऑफ मोल, एक्स मोल फ्रैक्शन, एक्स का मतलब है उसका मोल फ्रैक्शन, और एन का नंबर ऑफ मोल। और अगर आप एवरेज निकालोगे, एवरेज एंट्रोपी चेंज, तो एवरेज एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, माइनस एन इंडिविजुअल का आर नेचुरल लॉग एक्स इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। किसी के नंबर ऑफ मोल्स को बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं तो किससे क्या हो जाता है, वो मोल फ्रैक्शन, सर मोल फ्रैक्शन। यही फार्मूला हो जाएगा, दोनों जगह मोल फ्रैक्शन लगा देना, नेचुरल लॉग जितने भी हो उन सबका मोल फ्रैक्शन लगा देना। ये पहले पूछा जाता था, आजकल तो मैं कई सालों से देख रहा हूँ नहीं आ रहा है, लेकिन पहले आपके एनसीईआरटी में भी एडेड था, फॉर गैसियस मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस एन आर नेचुरल लॉग एक्स आई। और अगर टोटल पूछ रहा है, और अगर इंडिविजुअल पूछ रहा है तो मोल फ्रैक्शन इंडिविजुअल का नेचुरल लॉग एक्स आई। आर रुक गया ना, आर आर भी तो आएगा, एन आर है तो आर भी तो आएगा। क्लियर?
सर ये माइनस साइन कैसे है? ये टोटल एंट्रोपी बेटा कम होती है, मिक्सचर जब बनता है तो कम होती है। तो कम अगर एंट्रोपी होती है तो फिर ये फार्मूला यूज करते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ दिखा रहा हूँ, इवन डेरिवेशन होता है बट रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आजकल तो एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है। लेकिन फिर भी मान लो कोई पुराना कोई क्वेश्चन बन जाए आपका, कोई मिल जाए, तो क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए बेटा ना, इसलिए मैंने दे दिया आपको, तो फार्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हो। ओके क्लियर? ये किसका निकाला बेटा हमने? ये क्या निकाला? एंट्रोपी किस केस में निकाला हमने? शीट मिक्सचर। मिक्सचर के केस में। गैसियस मिक्सचर। सर अगर ये गैस सर इधर ये जो इंटीग्रेशन माइनस एन आई बाई एन टी आर एल एन फिर जो एक्स आई लिखा है। हाँ बेटा, सर जो लास्ट लाइन में आपने लिखा है डेल्टा एस बाई एन टी इज इक्वल टू में, उधर फिर इधर एन नेचुरल लॉग एक्स आई जहाँ लिखा है आपने। हाँ जी, सर ये एक्स आई क्या है? मोल फ्रैक्शन बेटा, मोल फ्रैक्शन, इसी गैस का मोल फ्रैक्शन। तो सर यहाँ पे तो दो जगह पर आ गया मोल फ्रैक्शन। कोई बात नहीं, पहले एन आई लिखा है, टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करोगे तो वो भी तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। यस सर। एक्चुअली क्या है कि मैंने क्या बोला आपको कि इस केस में जो हम लोग हैं वो डायरेक्ट रिलेशन में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अब सिलेबस में है नहीं, लेकिन एटलीस्ट कोई क्वेश्चन आ जाए, कर तो सकते हैं ना अपने। मान लो अपने पास क्वेश्चन आ जाए, और क्वेश्चन आ जाए तो हम कर तो सकते हैं ना उसमें बेटा। यस सर। इसलिए मैंने क्या डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया आपको। ठीक है सर, हो गया समझ में आ गया। क्लियर? चले आगे। यस ये कुछ एंट्रोपी के केस कर लिए बेटा हमने। जैसे इसमें मान लो मैं आपको कहता हूँ एज एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर 1 मोल H2O on heating from 25 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस। सपोज हमें ये करना है, हमें क्या करना है, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर 1 मोल H2। हमारे पास H2O का 1 मोल है, और हीटिंग कहाँ से करना है, ऑन हीटिंग फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री, यहां तक ले जाएंगे। तो अब हम क्या है, हम सोचेंगे बेटा सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। हम कहेंगे वाटर था सबसे पहले, हमें 25 डिग्री सेल्सियस पे था, तो उस टाइम पे लिक्विड होगा बेटा वाटर। अब आपने लिक्विड को गर्म किया, गर्म करते गए कहां तक पहुंच गए, 100 पे। H2O लिक्विड है, लेकिन कहां पहुंच गया वो, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब H2O लिक्विड से 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा बेटा। तो H2O लिक्विड जो कन्वर्ट होगा H2O वेपर में जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। फिर वेपर में कन्वर्ट हो गया, अब वो गर्म होना और स्टार्ट होगा, फिर H2O और गर्म हुआ, थी वेपर ही, लेकिन चला गया 125 पे। तो इसका मतलब हमें टोटल एंट्रोपी चेंज निकालना है। तो पहले केस के अंदर डेल्टा S1, दूसरे केस में डेल्टा S2, और तीसरे केस में बेटा कितना हो जाएगा, डेल्टा S3। लेकिन अगर फर्स्ट में देखोगे ओनली टेम्परेचर चेंज, पहले केस में हुआ सिर्फ टेम्परेचर चेंज, दूसरे केस में क्या हुआ बेटा, देखो टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, 100 इधर था 100 इधर था, फेज चेंज हुआ है। सिर्फ फेज चेंज हुआ।
और लास्ट वाले में फिर टेम्परेचर चेंज हुआ बेटा। तो हमारे लिए फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा S1, टेम्परेचर चेंज है तो क्या फार्मूला लगाया था हमने, एन सी नेचुरल लॉग T2 अपॉन T1। डेल्टा S2 जो है वो फेज चेंज हुआ है, तो फेज चेंज होगा तो डेल्टा H ट्रांजिशन T इंटू नंबर ऑफ मोल्स, और तीसरे में फिर टेम्परेचर चेंज हुआ बेटा, डेल्टा S3, फिर अगेन एन सी लॉग T2 अपॉन T1। तो टोटल एस कितना आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा S1 डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3। तो अगर हमें डेटा दिए होते तो वैल्यू पुट कर देते, वैल्यू पुट कर देते तो कैलकुलेशन बन जाता बेटा। सर्वर ट्रांजिशन के लिए सर डेल्टा S2 में डेल्टा H ट्रांजिशन के लिखा है। क्योंकि लिक्विड से वेपर में जा रहे हो ना, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है ना यहाँ पे। ये देखो, ये लिक्विड था, यहाँ पर क्या बन गया, वेपर, तो फिजिकल स्टेट चेंज हो गया ना बेटा। ओके सर। क्लियर बेटा, चलूं आगे। Yes, sir. यस सर। अगर आपको किसी रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज निकालना है तो जैसे एंथैल्पी निकालते थे वैसे निकाल सकते हो बेटा। ये नॉलेज क्लाउड में दे दो। मान लो मैं कहता हूँ ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, मुझे इसका रिएक्शन का डेल्टा एस चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, जितने भी प्रोडक्ट होंगे समेशन ऑफ डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट। अगर हमें पूरी रिएक्शन का निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा, चलो आगे। Yes, यस sir. सर। यस सर। अब देखो, अब तक हम देखो क्या क्या कर चुके, हम कर चुके हीट कर चुके, वर्क कर चुके, इंटरनल एनर्जी कर चुके, एंथैल्पी कर चुके और एंट्रोपी कर चुके। अब लास्ट पॉइंट जो आता है थर्मोडायनेमिक्स में, वो आता हमारा आता है गिव्स फ्री एनर्जी। सर हम्म सर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पे वो एंट्रोपी को अभी अभी आ रहा है बेटा, अभी जा रहा है, अभी जो लाऊंगा ना वो वही उसी पॉइंट पे आ रहा है। ओके सर। गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी को हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली देखो गिव्स फ्री एनर्जी होती क्या है, ये होती है हमारा यूजफुल वर्क। ये वो एनर्जी है, प्रैक्टिकली सोचे तो एनर्जी एज यूजफुल वर्क, जो हमारे काम आने वाली एनर्जी है वो होगी। बेटा देखो, जैसे मैंने एज एग्जांपल मैंने कोई इंजन लिया, मैंने इंजन लिया और इंजन में मैंने बोला कि वो T2 टेम्परेचर पर Q2 हीट पर काम कर रहा है, वो ये सोर्स है उसका इंजन का। और कोई भी, मैंने कहा कि कोई भी इंजन 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता ना बेटा आपको। तो सपोज उसके पास एक सिंक है, सिंक मतलब जहां एनर्जी डिस्ट्रॉय जाएगी, जो डिस्टरबेंस में जाएगी या किसी भी फॉर्म में जाएगी। सपोज T1 टेम्परेचर पर Q1 एनर्जी जा रही है, तो इसका मतलब हमारे काम कितनी एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी कितनी थी बेटा आपके पास, Q2। इसमें से डिस्ट्रॉय कितनी एनर्जी हुई, Q1 Q1। तो यूजफुल एनर्जी कितनी आई, Q2 माइनस Q2 माइनस Q1। यूजफुल एनर्जी जो आई वो आपकी कभी भी किसी भी इंजन में टोटल 100% नहीं हो सकती, जितनी दोगे उसमें से कुछ डिस्ट्रॉय होगी, Q2 माइनस Q1 होगी। तो इसी यूजफुल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। जो भी हमारे पास यूजफुल एनर्जी होती है उसको गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो इसका मतलब इंजन की एफिशिएंसी निकाल लो कितना होगा, जिसमें पढ़ते हो बेटा, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एफिशिएंसी ऑफ इंजन। सपोज नीटा से लिख लें अपने इसको, तो नीटा इज इक्वल टू आपकी एनर्जी काम कितनी आई बेटा,
Q2 अपॉन Q1 थी कितनी एनर्जी टोटल अवेलेबल? Q2 क्लियर? Q2 से Q2 एनर्जी थी, लेकिन यूजफुल कितनी हुई? Q2 माइनस Q1। टेम्परेचर के टर्म में लिखो तो T2 माइनस T1 अपॉन T2। डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो बेटा एफिशिएंसी ऑफ सेल की। क्लियर? तो कोई भी इंजन इस टाइप का बनाना इम्पॉसिबल है बेटा, जो सारी की सारी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे? यूजफुल वर्क में। कुछ ना कुछ जो एनर्जी है वो तो क्या है, जब फंक्शनिंग होगी कुछ ना कुछ तो डिस्टरबेंस में वेस्ट होगा ही होगा। क्लियर? सर हमने Q2 माइनस अपॉन Q2 को T2 माइनस T1 अपॉन T2 के से इक्वेट क्यों किया? क्योंकि ये आपका Q2 जो एनर्जी है वो T2 टेम्परेचर पर है, तो चाहे Q2 ले लो चाहे T2 ले लो, है ना। और Q1 एनर्जी डिस्ट्रॉय होगा किस टेम्परेचर पर हुआ है? वो T1 पर। तो चाहे मैं Q2 रेशियो तो यही है ना, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 कर दूं तो Q2 के जगह में क्या लिख सकता हूँ? जहां Q2 है वहां T2 लिख सकता हूँ, जहां Q1 है वहां पर क्या लिख सकता हूँ? T1 लिख सकता हूँ बेटा। यस सर। क्लियर? सर यस सर। अरे भाई एफिशिएंसी का समझा दो। एफिशिएंसी का मतलब बेटा ये होता है कि जितनी एनर्जी आई उसमें से काम कितनी आई है, उसका परसेंटेज निकालना है या आपको फ्रैक्शन निकालना है। तो आपने मान लो Q2 एनर्जी टोटल थी आपके पास, सोर्स के पास, लेकिन Q1 एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी बेटा आपकी, तो काम कितनी एनर्जी आई आपको? सिंक में चलेगी। सिंक का मतलब क्या होता है? सिंक का मतलब डिस्ट्रॉय होगी। तो Q1 एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, वो किसमें होगी? डिस्टर्बेंस में होगी, एंट्रोपी की फॉर्म में होगी सपोज। तो Q2 एनर्जी थी, Q1 बेकार होगी, तो काम कितनी है आपकी? Q2 minus Q1. Q2 माइनस Q1। मैथमेटिकल बात है ना, सीधी सी बात है कि आपको 100 रुपए दिए गए लेकिन आपने 10 रुपए तो खराब ही कर दिए, तो आपके पास बाकी काम आने वाले कितने रुपए बचे? 90। 90 कैसे निकालोगे? 100 माइनस 10 करोगे ना। यस सर। और उसका आपको को परसेंटेज या फ्रैक्शन निकालना है, तो कितने में 90 कितने में से थे आपके पास? पहले थे कितने? 100। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? Q2 अपॉन Q1 अपॉन Q2। ओके सर। उससे हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। पर Q की जगह T क्यों लिखा? दोनों की वैल्यू तो अलग अलग हो सकती है ना, तो बेटा रेशियो। फ्रैक्शन तो सेम होते हैं, वैल्यू तो 8 अपॉन 4 भी अलग अलग होती है, लेकिन 4 अपॉन 2 भी अलग अलग होती है, लेकिन रेशियो तो सेम आता है। यही तो मैथ है। तो यहाँ रेशियो जो ले रहे हो आप। अच्छा ओके सर ओके। सर टेम्परेचर केल्विन में रख लेना है तो। हाँ कैल्विन बेटा, हमेशा टेम्परेचर कैल्विन में यूज करना बेटा। ओके सर। क्लियर? चलो आगे बेटा। यस सर। यस सर। अब एक्चुअल में ये पूछा जाए भी गिव्स फ्री एनर्जी, जो यूजफुल वर्क है वो कितना आ रहा है आपके काम में। तो देखो कोई भी रिएक्शन होती है तो आपको अगर गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? गिव्स फ्री एनर्जी, देखो बेटा गिव्स फ्री एनर्जी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी मिलनी चाहिए थी एंथैल्पी। मान लो कोई रिएक्शन होगी तो टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी बेटा आपको? H। और एंट्रोपी की फॉर्म में डिस्ट्रॉय कितनी होगी एनर्जी? टी डेल एस या टी एस। एंट्रोपी को टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दे तो एनर्जी बन जाएगा ना। जी इज यस। इक्वल टू एच माइनस, आपको याद हो तो एंट्रोपी का जो फॉर्मूला किया था क्यू बाई टी किया था हमने, जैसे डी एस डी क्यू बाई टी। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी एस इंटू टी, एनर्जी की फॉर्म में है तो टी इंटू एस होगा। अगर हम चेंज निकालें तो क्या आएगा बेटा? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टेम्परेचर कांस्टेंट है टी डेल एस। तो गिव्स फ्री एनर्जी देखो, ये थ्योरेटिकल एंथैल्पी है, थ्योरेटिकल एनर्जी है। किसी रिएक्शन में मान लो सेल ही हुआ, उसमें टोटल हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से इतनी एनर्जी निकली, तो थ्योरेटिकल एनर्जी। और टी डेल एस वाली एनर्जी कौन सी बताई मैंने? जो जो आपकी रेजिडुअल और क्या नाम बताया था बेटा पिछली क्लास में? अनअवेलेबल। Unavailable. अवेलेबल एनर्जी। ये तो डिस्ट्रॉय होगी होगी, कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी अगर कोई इंजन काम करेगा तो उसमें डिस्टरबेंस रहेगा, इतनी एनर्जी जाएगी। तो थ्योरेटिकल एनर्जी में से अनअवेलेबल एनर्जी निकाल दी, बाकी जो बची वो क्या हो जाएगी हमारे पास? यूजफुल एनर्जी। यूजफुल एनर्जी।
इसलिए हम कहते हैं कि डेल्टा जी क्या होता है एक्चुअल में, गिव्स फ्री एनर्जी, हमारा वर्क होता है यूजफुल, माइनस का मतलब होगा वर्क। डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस, मतलब डेल्टा जी का मतलब है कि माइनस का मतलब खर्च होगी वो एनर्जी। किस लिए खर्च होगी बेटा? यूजफुल वर्क के अंदर। जैसे मान लो इंजन चलता है आपका, आपने गाड़ी स्टार्ट की। अब एक्चुअली क्या है कि ये सब फिजिक्स चला गया ना, फिजिक्स कहाँ चला गया, इंजीनियरिंग में चला गया सारा। सपोज आपने गाड़ी स्टार्ट की पेट्रोल डाल के, पेट्रोल का कंबशन होगा तो जो एनर्जी निकलेगी वो कौन से वाली एनर्जी होगी सर यूजफुल। ना? पेट्रोल जब कंबशन होगा तो वो तो डेल्टा एच होगी बेटा, वो तो कंबशन एंथैल्पी हुई ना। यस सर। लेकिन जब पेट्रोल का कंबशन हुआ, उससे जो एनर्जी निकली वो तो थियोरेटिकल एनर्जी होगी, डेल्टा एच कंबशन। लेकिन वो सारी की सारी एनर्जी तो हमें काम नहीं आएगी ना, गाड़ी चलाने में काम नहीं आएगी ना वो। यस सर। उसमें से कुछ एनर्जी कहाँ जाएगी, जो गाड़ी का टेम्परेचर है या कुछ है उस फॉर्म में कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो जो एनर्जी अनअवेलेबल होगी वो कौन सी वाली एनर्जी होगी बेटा? टी डेल एस, अनअवेलेबल एनर्जी। अनअवेलेबल। तो हमारे जो गाड़ी को चलाने में काम आएगी, जो यूजफुल एनर्जी होगी, वो कितनी हुई? डेल्टा जी। डेल्टा जी। मतलब कैलकुलेशन करोगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। और अगर आप स्टैंडर्ड स्टेट में लेना चाहते हो तो स्टैंडर्ड में ले लो, मतलब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में लेना चाहते हो तो उसको क्या लिख दोगे आप? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट टी डेल एस नॉट। और इस इक्वेशन को स्पेशली एक नाम देते हैं बेटा हम, इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब मैंने देखो माइनस लगाया बेटा, माइनस का मतलब है यूज होने वाली एनर्जी। अगर एनर्जी निकली है और वो खर्च होगी तभी तो वर्क होगा बेटा, क्यों? अब एनर्जी बनी है, वो खर्च होगी, खर्च होने का मतलब माइनस, तभी तो यूजफुल वर्क प्रोड्यूस होगा। इसलिए डेल्टा जी के साइन से, नॉट डेल्टा जी एच, डेल्टा जी के साइन से आप स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन डिसाइड कर सकते हो। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन बाय साइन ऑफ डेल्टा जी रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन करते हो बेटा, अगर डेल्टा जी का साइन नेगेटिव आता है तो इसका मतलब यूजफुल वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, खर्च हो रही है एनर्जी, डेल्टा जी खर्च हो रही है किसमें? यूजफुल वर्क में। तो इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अगर आपका डेल्टा जी किसी रिएक्शन का पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं जाएगी, आगे के डायरेक्शन में नहीं जाएगी, स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड में हो जाएगी, पीछे चली जाएगी, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी। तो डेल्टा जी के साइन से आप स्पॉन्टेनिटी डिसाइड कर सकते हो। अगर डेल्टा जी रिएक्शन जीरो आ गया बेटा तो इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस इन बोथ डायरेक्शन, मतलब इक्विलिब्रियम। प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इन बोथ डायरेक्शन। जब बोथ डायरेक्शन में है तो अगला चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट होने लगता है, जो अगले चैप्टर में पढ़ते हैं। इधर भी जाएगी, बैक भी जाएगी, इसी को क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों चलती है तो उस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्योंकि अब ये चैप्टर एंडिंग होने वाला है तो इसका मतलब नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो नया चैप्टर यही है बेटा, इक्विलिब्रियम है आपको। तो डेल्टा जी का साइन देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, या जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाएगा। अगर डेल्टा जी का साइन नेगेटिव आता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब फिजिएबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो रिएक्शन होगी आपकी विजिबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब वो प्रोसेस होगा।
जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का साइन आपको दे रखे होंगे, साइन डेल्टा जी नोट नहीं है, ध्यान रखना डेल्टा जी है बेटा, डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होगा तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, डेल्टा जी का मतलब पॉजिटिव है तो आगे नहीं बढ़ेगा, बैक चली जाएगी रिएक्शन, और डेल्टा जी 0 है तो आगे भी जाएगी पीछे भी जाएगी, और जब ऐसी रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती है तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्लियर? सर सेकंड वाले में नॉट आएगा ना इसके बाद? सर वहाँ पे बैकवर्ड बैकवर्ड आएगा सर वहाँ पे। प्रोसेस इज डेल्टा जी पॉजिटिव है बेटा, यस यस सर। सर। डेल्टा जी पॉजिटिव, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, हाँ बैक फॉरवर्डिंग, फॉरवर्ड में तो नॉन आएगा, बैकवर्ड में जाएगी अब रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, अब स्पॉन्टेनियस बैकवर्ड में हो जाएगी। सर बैकवर्ड मतलब समझा नहीं कैसे? बैकवर्ड मतलब प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनने लग जाएंगे, अच्छा मतलब रिएक्शन अब आगे नहीं बढ़ेगी? आगे नहीं बढ़ेगी, उल्टा मतलब प्रोडक्ट भी जो बने हुए हैं वो भी किस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, रिएक्टेंट वो में। भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगेंगे। ओके सर। क्लियर? सर ये जो हेल मोड से ऊपर गिव्स के बाद लिखा हुआ उसकी स्पेलिंग क्या है? GIBBS गिव्स, HELMHOLTZ होल्ड्स, LTZ। ओके सर। एल मिस कर गया, एल लिख लो, LTZ होल्ड्स। सर हम्म, सर ये डेल्टा जी रिएक्शन अगर नेगेटिव हो जाएगा तो यूजफुल एनर्जी हमारी नेगेटिव हो जाएगी, तो फिर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो जो हमारी प्रोसेस है वो कैसे बढ़ जाएगी? क्योंकि डेल्टा जी का मतलब एनर्जी खर्च होगी, खर्च किस में होगी, काम करने में, तो काम करने का मतलब रिएक्शन आगे जा रही है ना। हाँ, डेल्टा जी का मतलब तो सर यूजफुल एनर्जी है जो निकल रही है। यूजफुल एनर्जी कम होने का मतलब क्या, जो एनर्जी आई वो किस में जाएगी, सिस्टम के वर्क अंदर। में, तो वर्क में जाएगी तो डेल्टा जी तो कम होने लग गया ना। सर समझ में नहीं आया। अरे भैया एक चीज दूसरी चीज में खर्च तो करोगे, इतनी की रॉकेट साइंस थोड़ी आ गई है, एक चीज दूसरी चीज में खर्च तो करोगे, वर्क करने में आपने एनर्जी खर्च करनी है, तो डेल्टा जी को खर्च करना है तो डेल्टा जी बढ़ेगी या कम होगी, काम होगा तो कम होगी सर। फिर डेल्टा जी का साइन नेगेटिव नहीं हो जाएगा, अच्छा ओके सर। डेल्टा जी तो खर्च हो रही है ना बेटा। होगा तो टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा होगी ना, मतलब यूजफुल वर्क ज्यादा होगा अगर डेल्टा जी नेगेटिव। हाँ डेल्टा जी नेगेटिव होगी तो यूजफुल और होगा, वो मतलब आगे रिएक्शन चलेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी, रिएक्शन जाने का मतलब क्या है, कुछ एनर्जी तो खर्च हो रही है ना रिएक्शन को कराने में। यस सर। इसलिए हमने क्या सर लिखा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस यूजफुल, माइनस का मतलब खर्च हो रही है एनर्जी, माइनस का मतलब कम हो रही है, कौन सी एनर्जी कम हो रही है, यूजफुल एनर्जी। यूजफुल, गिव्स फ्री एनर्जी कम हो रही है, वो जा कहाँ रही है, यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क में जा रही है। सर हम्म। सर डेल्टा जी नॉट के लिए ये सब क्यों नहीं वैलिड है, वो उससे पता कैसे डेल्टा नहीं, क्यों नहीं चलेगा? डेल्टा जी नोट के लिए होगा, अभी बताऊंगा बेटा, डेल्टा जी नोट अभी बताऊंगा कि उसमें क्या होगा, उसका रिलेशन बदल जाएगा। ओके। जैसे देखो अभी क्या है कि हमें सिंबल याद करना था सिर्फ, डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, देखो प्रोसेस को समझते हैं, सपोज ये हेडिंग देते हैं, स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन या प्रोसेस। बेटा देखो प्रोसेस कोई भी होंगे तो दो टाइप के होंगे, या तो प्रोसेस जनरली जो होते हैं एंडोथर्मिक होते हैं, या जो प्रोसेस होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं आपके। अगर एंडोथर्मिक होते हैं तो डेल्टा एच का साइन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, पॉजिटिव।
और एक्सोथर्मिक में एनर्जी निकलेगी तो डेल्टा एच का साइन क्या होगा, नेगेटिव। अब अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस कोई हो रहा है तो फिर उसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो एंट्रोपी बढ़ रही होगी या एंट्रोपी घट रही होगी, यही होगा ना। या तो किसी प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही होगी या किसी प्रोसेस में एंट्रोपी घट रही होगी। सपोज एंट्रोपी बढ़ रही है या एंट्रोपी घट रही है, लेकिन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तो डेल्टा जी वाला साइन लगाओ बेटा। हमें पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच टी डेल्टा माइनस टी माइनस डेल एस। डेल्टा एच का साइन क्या आएगा बेटा, देखो एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव होगा, और डेल्टा एस का साइन भी क्या आ रहा है, बढ़ रही है तो पॉजिटिव है। समझ गए, एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव, एंट्रोपी बढ़ रही है तो पॉजिटिव। अब देखो कंपटीशन हो गया ना, अब तो यहाँ दो कंडीशन पैदा होगी। एक ये होगी, मान लो टेम्परेचर बहुत कम हो, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर देखो बेटा कौन डोमिनेंट होगा, सो डेल्टा डेल्टा एच डोमिनेंट होगा टी डेल एस से, और डेल्टा एच डोमिनेंट होगा तो उसका साइन क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो डेल्टा जी का साइन क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया ना। डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव आ गया, सो डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया तो प्रोसेस कौन सा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब ऐसे केस जिसमें एंट्रोपी का साइन और एंथैल्पी का साइन सेम हो तो वो लो टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर देखो बेटा यही केस। सर हाँ बोलो। सर जो ये लो टेम्परेचर वाला है, अगर इसमें डेल्टा एच ज़्यादा बड़ा हो गया तो फिर तो इसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो जाएगा। मतलब जनरल बता रहा हूँ मैं, जनरल पॉइंट बता रहे हैं, जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। जनरल टेम्परेचर काफी डोमिनेंट रहती है चीज, एंट्रोपी में इतना फर्क नहीं आता जितना टेम्परेचर पर आता है। तो जनरली अगर टेम्परेचर लो हो गया, वो बात नहीं कह रहे हो आप, एंट्रोपी चेंज बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन जनरली ऐसा होता है। अगर टेम्परेचर लो हो गया तो डेल्टा जी का साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर हम टेम्परेचर हाई कर दें बेटा, अब वो हाई लो क्या है वो तो हमारे पास जब तक डेटा नहीं होंगे तब तक नहीं बता सकते ना। यस सर। अगर सपोज आपके पास टेम्परेचर हाई है, एट हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर होगा तो कौन डोमिनेंट होगा, टी डेल्टा डेल्टा एस से डोमिनेंट टी डेल एस होगा। टी डेल एस होगा तो इसका साइन क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है। साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब डेल्टा जी का साइन क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव नेगेटिव। तो ऐसे प्रोसेस क्या हो जाएंगे, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। तो ऐसे केसेस बेटा जिसमें एंडोथर्मिक हो और एंट्रोपी बढ़े तो वो लो टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर का वेपोराइजेशन। देखो सड़क पर पड़ा हुआ पानी अगर वेपोराइज हो जाए तो लिक्विड से गैस में जाएगा बेटा। सड़क पर पड़ा हुआ पानी अगर वेपोराइज होकर एटमोस्फेयर में चला जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, वेपोराइज हो गया। वेपोराइज हो गया तो लिक्विड से गैस में हुआ तो एंट्रोपी कम होगी या ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा एंट्रोपी ज्यादा होगी। और ऐसा सर्दियों में नहीं होता बेटा, गर्मियों में होता है। गर्मियों में आप पानी सड़क पे बिखेर दो अपने आप उड़ जाएगा फटाफट, उड़ेगा नहीं उड़ेगा, यस सर। लेकिन सर्दियों में तो नहीं उड़ेगा ना, सर क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है। टेम्परेचर कम है। और दूसरी बात है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। भाई अगर एंडोथर्मिक। आपको पानी को वेपर में चेंज करना है तो हीट देनी पड़ेगी ना। यस तो कैसा प्रोसेस हुआ वो, एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। और एंट्रोपी उसमें बढ़ रही है क्योंकि पानी से वेपर बना रहे हो आप, तो एंट्रोपी बढ़ रही है। तो ये वाला केस आया ना, ये वाला, ये वाला।
तो इस टाइप वाले केस कब स्पॉन्टेनियस होते हैं? जब डेल्टा जी नेगेटिव कब होता है? जब उसमें Temperature is very low. टेम्परेचर हाई हो, टेम्परेचर हाई हो। High. कोई डाउट बेटा? क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। अब इसी बात को ऐसे देखो, सपोज प्रोसेस एंडोथर्मिक है लेकिन एंट्रोपी डाउन हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन निकालो। देखो क्या आएगा फार्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। डेल्टा एच का साइन कौन सा आ रहा है? पॉजिटिव। और डेल्टा एस का साइन कौन सा आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। Positive. और ये भी पॉजिटिव, तो डेल्टा जी ऑलवेज क्या होगा? Positive. ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब प्रोसेस ऑलवेज क्या रह जाएगा? Non-spontaneous. तो ऐसे प्रोसेस बेटा अपने आप नहीं होते, उनको मशीनों से करवाया जाता है, जिसमें डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो और एंट्रोपी डाउन हो रही हो। एंथैल्पी तो एनर्जी तो देनी पड़े और एंट्रोपी डाउन हो जाए, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली नहीं है पॉसिबल। ऐसे प्रोसेसेस नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस आएंगे, क्योंकि डेल्टा जी का साइन क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आएगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को? सर हाँ सर अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसमें यूजफुल एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो बेटा इसका मतलब वो प्रोसेस अपने आप हो रहा है। हम ये समझेंगे कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो Yes, sir. एग्जांपल देखो, मान लो आप छत से एक गिलास पानी भर के और नीचे गिराने लग जाओ, तो पानी आप तो गिलास को टेढ़ा कर देना, बस पानी तो अपने आप नीचे गिरेगा ना। Yes, sir. नीचे से ऊपर तो नहीं जाएगा पानी। No, sir. कहाँ जाएगा? आपने गिलास टेढ़ा किया, नीचे से ऊपर भी तो जा सकता था ना, आसमान की तरफ, लेकिन वहां नहीं जाता। वो कहाँ जाता है पानी? नीचे। नीचे जाता है। तो नीचे जैसे ही पानी इकट्ठा होकर नीचे आएगा तो कहाँ क्या करेगा? फैलेगा ना। Yes, sir. फैलेगा तो एंट्रोपी क्या होगी? वो एंट्रोपी उसकी बढ़ेगी। ज़्यादा। बढ़ेगी। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो उस डायरेक्शन में होते हैं जहां एंट्रोपी बढ़ती है। हम्म, ऐसे देखो आंधी वाला एग्जांपल, टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, आंधी देखो, आप लो प्रेशर रीजन से हाई प्रेशर रीजन में जाते हो, आंधी यही तो होती है बेटा। आंधी का मतलब क्या होता है? आंधी का मतलब है हवा आई और हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आके फैल गई। Yes, sir. फैल गई तो क्या हुआ? एंट्रोपी बढ़ गई ना। Yes, sir. इसका मतलब जितने भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं वो किस डायरेक्शन में होते हैं बेटा? एंट्रोपी इंक्रीज करने की बढ़ाने वाली डायरेक्शन। डायरेक्शन में होते हैं, अपने आप होते हैं। हाँ, एक बात हो रहा है कि पानी ऊपर से नीचे अपने आप आ रहा है, लेकिन नीचे से ऊपर तो भेज सकते हो ना आप पानी, Yes, sir. लेकिन मशीन लगानी पड़ेगी बेटा, मोटर लगानी पड़ेगी, हम्म, है ना। तो हम यहाँ पर बात मोटर की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्पॉन्टेनिटी की, अपने आप किस डायरेक्शन में प्रोसेस हो। तो पहला एग्जाम्पल हमने किया है कि अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है और एंट्रोपी बढ़ रही है, तो एंट्रोपी बढ़ रही है और प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तो वो लो टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस, हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस, टेम्परेचर का रोल होगा। लेकिन एंडोथर्मिक है और एंट्रोपी डाउन हो रही है तो टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है बेटा। एंडोथर्मिक है और एंट्रोपी डाउन हो रही है, तो ऐसे प्रोसेस आपके किसी भी टेम्परेचर पे कराओ, हमेशा क्या होंगे? वो Non-spontaneous. नॉन स्पॉन्टेनियस, वो अपने आप नहीं होंगे बेटा, उनको मशीन से ही करवाना पड़ेगा। क्लियर है अब? Yes, sir. Yes. नोट डाउन करो। तो फिर मैं एक्सोथर्मिक में यही कंडीशन लगवाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से तैयार हो जाए आपका डेल्टा जी वाला प्रॉब्लम। सर कर लिया, नोट डाउन। कर लिया बेटा सभी ने? यस सर। Yes. Yes, sir. यस सर। अब देखो यही चीज हम एक्सोथर्मिक के लिए लगाते हैं। अब देखो सोचो, अब सपोज आपके पास एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक में एंट्रोपी की फिर दो कंडीशन आ जाएंगी। एक तो देखो एक्सोथर्मिक है तो सपोज एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो फार्मूला लगाओ बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस होता है। डेल्टा एच का साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव। डेल्टा एस का साइन क्या दिया है मैंने? पॉजिटिव। तो ये साइन क्या रह जाएगा ओवरऑल यहां से यहां तक?
नेगेटिव, तो ओवरऑल डेल्टा जी क्या रहेगा आपका? नेगेटिव। नेगेटिव। इसका मतलब ऐसी रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है, एनर्जी निकल रही है और एंट्रोपी बढ़ रही है, जैसे मैंने पानी को ऊपर से नीचे गिराने वाला एग्जांपल दिया था, तो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, गर्मियों में भी पानी ऊपर से नीचे आप गिराओगे तो ऊपर से नीचे ही जाएगा ना, और सर्दियों में गिराओगे तब भी तो ऊपर से नीचे ही जाएगा ना बेटा। टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एक्सोथर्मिक हाइट कम होती है तो एनर्जी कम होती है। ऊपर से नीचे पहाड़ों से पानी नीचे गिर रहा है, नेचर में पहाड़ों से पानी नीचे गिर रहा है तो डेल्टा एच नेगेटिव हो रही है, और नीचे आके फैल रहा है तो एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज। इंक्रीज। ऐसे प्रोसेस क्या होंगे? स्पॉन्टेनियस। ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। सर इसका एग्जांपल दे। एग्जाम्पल ही तो दे रहा हूँ बेटा, समझ नहीं आ रहा एग्जाम्पल? पहाड़ों से पानी गिराने वाला एग्जाम्पल ही तो दिया मैंने। सर पहाड़ से आपने ऊपर से पानी नीचे अपने आप झरने गिर रहे हैं, आप नहीं गिरा रहे, झरने अपने आप गिर रहे हैं पानी के। पानी जब ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आके फैलता है, तो एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है? यस सर। क्या हो रहा है? सर बढ़ रही है। बढ़ रही है, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी ना। और जब हाइट से जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो mgh नहीं पढ़ा आपने एनर्जी का फार्मूला? यस सर। एच कम होगा, हाइट कम होगी तो एनर्जी भी क्या होगी? कम हो गया। एनर्जी कम हो कम जाएगी। होगी। तो पहले से कम होगी तो ये भी तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ ना बेटा। अच्छा ओके सर। एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ ना। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिनमें एनर्जी कम होती है, एंट्रोपी बढ़ती है, वो आपको गर्मी सर्दी किसी भी टेम्परेचर पर ऑलवेज कैसे प्रोसेस होते हैं बेटा? ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। इसमें डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होता है, मतलब एक्सोथर्मिक होते हैं, और एंट्रोपी बढ़ती है। ऐसे प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होते हैं, कोई सा भी टेम्परेचर हो। क्लियर? यस सर। यस सर। सपोज अब ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि एंट्रोपी घट जाए, फिर प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो लेकिन एंट्रोपी क्या हो जाए? डिक्रीज। डिक्रीज हो जाए। देखो इधर देखो, सपोज एंट्रोपी डिक्रीज होगी, एंट्रोपी डिक्रीज होगी तो साइन तो है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन तो ये है हमारे पास, डेल्टा टी। तो अब टेम्परेचर का रोल आ जाएगा। अब अगर लो टेम्परेचर होगा, एट लो टेम्परेचर, तो कौन डोमिनेंट रहेगा बेटा? डेल्टा एच। डेल्टा एच डोमिनेंट हुआ, तो साइन देखो क्या आया। डेल्टा एच का साइन क्या होता है? यहाँ क्या दे रखा है? नेगेटिव। डेल्टा एस का साइन भी दे दिया नेगेटिव, लेकिन डेल्टा एच और ये हो गया माइनस माइनस, यहां से मिला के हो रहा है पॉजिटिव। तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव, लो टेम्परेचर पर कौन डोमिनेंट होगा बेटा? डेल्टा एच। डेल्टा एच डोमिनेंट हो गया लो टेम्परेचर पर। डेल्टा एच का साइन नेगेटिव हो गया तो डेल्टा जी क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव। तो प्रोसेस क्या हो गया बेटा? स्पॉन्टेनियस। और अगर यही वाला केस आप कर दो एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है तो डेल्टा एच से डोमिनेंट क्या होगा? और इसका साइन देख लो क्या आ रहा है टोटल। तो प्रोसेस कैसा आ गया बेटा? नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकल रही है और एंट्रोपी कम हो रही है, तो ऐसी रिएक्शन लो टेम्परेचर पे तो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस है। जैसे देखो बर्फ का गिरना, शिमला में बर्फ गिरती है बेटा, गर्मियों में गिरती है सर्दियों में गिरती है? सर्दी। सर्दियों में गिरती है ना। सर्दियों में गिरने का मतलब कौन सा टेम्परेचर हो गया? लो टेम्प। लो लो टेम्परेचर। टेम्परेचर अपने आप गिर रही होती है वहां पर ना, जिसको स्नोफॉल बोलते हो आप। स्नोफॉल अपने आप हो रहा है, लेकिन होता कब है? सर्दियों में, लो टेम्परेचर पे होता है, हाई टेम्परेचर पे नहीं होता। क्योंकि आइस का गिरना, तो आइस देखो वाटर से आइस बनना है तो एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक। एंडो। भाई एक्सोथर्मिक।
नहीं बेटा, जहां कहीं भी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है, अगर पानी से आइस बन रही है, कभी आइस फैक्ट्री में जाके देखना, पानी से आइस बनाते हैं तो आइस ठंडी बन रही है तो अपनी हीट बाहर फेंक रही है, तो हीट तो आप जहां बन रही होगी ना वो बड़ी गर्माइश होगी, बर्फ ठंडी होगी, लेकिन बाहर की तरफ देखोगे जब मशीन लगी होगी उसके बैक साइड बड़ी गर्माइश होगी, इसका मतलब हीट को बाहर फेंक रही है वो। तो जब भी पानी से आइस बनना है तो कैसा प्रोसेस है बेटा वो? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है। और वाटर से सॉलिड बन रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है? डिक्रीज। घट रही है। घट रही है ना। तो ऐसे प्रोसेस है जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव हो और एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रही हो, स्पॉन्टेनियस किस टेम्परेचर पर होते हैं बेटा? लो टेम्परेचर पे। लो। इसलिए बर्फ जो गिरती है, बर्फ का जो मजा लेते हो आप, स्नो आइस जो स्नोफॉल का जो मजा लेते हो वो आप सर्दियों में लेते हो, गर्मियों में नहीं लेते हो, क्योंकि नेचर में अपने आप प्रोसेस वो कब होगा? वो लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे होगा। क्लियर? यस। यस। तो हमें क्या करना है, किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी देखनी है तो पहले ये देखना है कि एक्सो है या एंडो है, फिर हमें ये देखना है कि एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है। तो एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों फैक्टर डेल्टा जी के साइन को डिसाइड करते हैं बेटा। टेम्परेचर कभी कभार करता है और कभी नहीं करता है। क्लियर? यस। यस सर। ओके है? ओके रिपोर्ट है सारी? यस यस सर। सर। चलो बेटा, नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल करके और एक्सप्लेन करूंगा। थर्मोडायनेमिक्स तो नेक्स्ट टाइम में कंप्लीट कर देंगे। लेट्स सी। सर वो नेक्स्ट अगली क्लास। क्लास में सर वो अगली क्लास में बताओगे स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होगा, हाँ, स्पॉन्टेनियस। वो बताऊंगा मैं कि भाई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो डेल्टा जी या डेल्टा जी नोट में क्या फर्क पड़ता है बेटा। ओके सर। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके। गुड इवनिंग नाउ सर। गुड इवनिंग। गुड नाउ इवनिंग आई एम सर। लिविंग। गुड इवनिंग सर। बेटा। हाँ बेटा। सर जो जहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है एक्सोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक में वहाँ पे सर एट लो टेम्परेचर वाला समझ नहीं आया। मैथमेटिक्स लगाओ बेटा, मुश्किल नहीं है, पता नहीं क्यों समझ नहीं आया आपको। कि जब आप देखो, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है बेटा? ये है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, है कि नहीं है? यस सर। और डेल्टा एच का साइन कौन सा ले रहे हो बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव। डेल्टा एस का साइन कौन सा ले रहे हो? नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब डेल्टा एच का ओवरऑल साइन नेगेटिव हो गया, टी डेल एस का ओवरऑल साइन क्या हो गया? पॉजिटिव। अगर मैं टेम्परेचर लो लूं तो कौन डोमिनेंट होगा, डेल्टा एच या टी डेल एस? डेल्टा एच। और डेल्टा एच का साइन क्या ले रखा है आपने? नेगेटिव। ओके ओके। नेगेटिव। डेल्टा जी का साइन क्या आएगा? ओके सर, ओके नेगेटिव। क्लियर? यस सर। नो इश्यू बेटा, कोई बात नहीं। नहीं आए समझ तो पूछ लिया करो, इसमें कोई हर्ज नहीं होता है। और है मैथमेटिकली सारा, धीरे धीरे करोगे तो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ओके बेटा, नाउ आई एम लिविंग। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू।